हेलो स्टूडेंट्स, हम आप सभी कर रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी। और इसमें आज हम ले रहे हैं मार्च 2018 में जो पेपर हुआ था आपका, उसकी दोहराई, ताकि हमारे पेपरों की अच्छी तैयारी हो सके। इसका कोड नंबर 3611A है, तो हम इसकी तैयारी आज करेंगे। साथ साथ आप भी करते रहें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इसमें ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहला है, आवश्यकताएं क्या होती है। मैन वाट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड और नेग्लेबल, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। देखिए, नहीं असीमित होती हैं। आदमी की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमारा ए उत्तर रहेगा इसमें, अनलिमिटेड। दूसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टिगत शास्त्र का अध्ययन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, ये तो मैक्रो का है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये भी मैक्रो का है। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, ये भी मैक्रो का है। और उपभोक्ता संतुलन, ये माइक्रो का है, व्यष्टिगत शास्त्र का, इसलिए हमारा उत्तर होगा द। इसके बाद आप चलेंगे अगले तीसरे क्वेश्चन पर। कौन सी पूर्ति का कमी का कारण है। साधन कीमत में गिरावट, नहीं ये नहीं हो सकता। फॉल इन द इनपुट प्राइस। अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी आना, फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर्स गुड्स, यह भी नहीं हो सकता, पूर्ति में कमी। अगला है उत्पादन कर में वृद्धि, इंक्रीज इन द एक्साइज टैक्स रेट, ऐसे हो सकता है क्योंकि पूर्ति में वृद्धि होगी तो लागत बढ़ जाएगी और उसकी पूर्ति कम हो जाएगी, तो आपका सही उत्तर है। यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार से मेल खाता है, कब खाता है। किसी भी फर्म का मांग वक्र बाजार यानी फर्म और उद्योग एक ही कब होते हैं। फर्म की कीमत अधिग्राही है, फर्म इज प्राइस टेकर, कीमत लेने वाली है, नहीं। फर्म एकाधिकारी है, फर्म इज द मोनोपोली फर्म, हाँ ये है, ठीक है, क्योंकि वो टेकर और मेकर दोनों होता है, तो फर्म एकाधिकारी है। डिमांड करो इज द फर्म इज कंप्लीट विद द मेकर डिमांड करो, देन जब दोनों फर्म मोनोपोली में होता है वो मेकर और टेकर दोनों होता है, इसलिए इसका उत्तर यही रहेगा आपका, फर्म एकाधिकारी है। फर्म बिना किसी कोई कीमत निश्चित नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। सीमांत अवस्था के बराबर है, ये पूर्ण प्रतियोगिता की, इसमें भी नहीं है, ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा। 1929, ये आपने याद रखना है। विश्व महामंदी का वर्ष 1929 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। विच इज द फॉलोइंग इन द नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। घरेलू सेवाएं, इनको शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, डोमेस्टिक सेवाएं, इनको नहीं किया जाता। मध्यवर्ती इसको नहीं शामिल किया जाता। हस्तांतरण को शामिल नहीं किया जाता। उपरोक्त सभी किसी को भी शामिल नहीं किया जाता और नहीं में पूछा है, तो हमारा उत्तर होगा डी। ट्रांसफर इनकम, डोमेस्टिक और इंटरमीडिएट सर्विसेज, इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता। पूर्ण रोजगार की वह स्थिति जिसमें AD=AS और S=I, इनमें से नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती इसमें, जब ये होता बराबर होता है। ऐच्छिक मजदूरी तो पाई जाती है, बट अनैच्छिक मजदूरी नहीं होती, तो हमारा उत्तर है अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यही है इसका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। कम मजदूरी दर, ये नहीं होता। कम मजदूरी दर तो हो सकती है और उत्पादन भी कम हो सकता है, कमाई भी हो सकती है, बट अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती, तो आपका उत्तर है। इसका निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। निगम कर, ये तो आपका नहीं पूछा है। निम्नलिखित कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। संपत्ति, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, आयकर। तो यहाँ सेवा कर है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। निगम कर भी डायरेक्ट टैक्स उसी पर लगता है, संपत्ति पर भी उसी पर लगता है, आयकर भी उसी पर लगता है। तीनों के तीनों
डायरेक्ट टैक्स हैं, बट सेवा का डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा स, नहीं पूछा है। कौन से, अब गलत और सही बताना है। स्थापन वस्तुओं की कीमत में मांग वृद्धि का कारण होती है, बिल्कुल सही है। स्थापन वस्तु की कीमत है, जबकि स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है, क्योंकि मांग होने के कारण दूसरी वस्तु जो स्थापन वस्तु उसकी, जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, इसलिए ठीक है। समय अवधि जितनी लंबी होती है मांग उतनी ही कम लोचदार होती है, गलत बात है। समय अवधि जितनी लंबी होती है मांग के लोचदार उतनी अधिक होती है, क्योंकि मौका मिल जाता है अधिक उत्पादन करने का। अगला प्रश्न आपका, पूर्ति अनुसूची के अंदर स्थित एक विशिष्ट मात्रा पूर्ति कहलाती है, गलत है, पूर्ति अनुसूची नहीं कहलाती। A specific quantity within the supply schedule referred to supply known, तो रॉन्ग। पूर्णतया प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत विक्रय लागतें पाई जाती है, बिल सेलिंग कॉस्ट ऑकर अंडर द परफेक्टली कंपटीशन, नहीं, ये पूर्णतया प्रतियोगी बाजार में नहीं होती। ये जो आपकी सेलिंग कॉस्ट होती है वो एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। समष्टिगत शास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। मोर गवर्नमेंट रिफरेंस डज नॉट एग्जिट द अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल गलत है। समष्टिगत शास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप होता है, इसलिए हम इसको गलत साबित करेंगे। इसके बाद जो अगला, प्रोज्य आय को बचत तथा निवेश में बांटा जाता है, प्रोज्य आय को बचत और निवेश में नहीं बांटा जा सकता। डिस्पोजल इनकम इज द डिवाइड इन द बिटवीन सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये हमारा गलत है। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति सरकारी बजट का उद्देश्य है, बिल्कुल ठीक है। जितनी आर्थिक स्थिरता होगी वो सरकारी बजट का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि आर्थिक बजट इसलिए बनाया जाता है कि आर्थिक स्थिरता रहे। ऑब्जेक्ट ऑफ द बजट इज द अचीव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेने के लिए अर्थव्यवस्था व्यवस्था में उसके लिए सरकारी बजट बनाया जाता है। कर एक कानूनी भुगतान होता है, बिल्कुल है। टैक्स इज द लीगल पेमेंट, यदि आप नहीं अदा करेंगे तो आपको उसके विरुद्ध सजा मिल सकती है, इसलिए ये सही है। अवसर लागत क्या होती है? किसी वस्तु की अवसर लागत अगले उत्तम विकल्प त्यागने के मूल्य के बराबर मानी जाती है। एक वस्तु X की लागत दूसरी वस्तु Y की मात्रा जिसमें वस्तु की इकाई उत्पन्न करने के लिए करना पड़ता है, यानी हम जिस जो लागतें ले रहे हैं उससे पहले जो त्यागी है उसके बदले में वो होती है। निम्न कोटि की वस्तुओं से आपका क्या अभिप्राय? व्हाट इज द मेंट बाय द इन्फीरियर गुड्स? निम्न स्तरीय निम्न कोटि की वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनकी मांग घटती है और आय घटने पर इनकी मांग बढ़ती है, जैसे मोटे अनाज, मोटा कपड़ा, घटिया मार्क वाली वस्तुएं और टोट का दूध। जैसे हम यदि दूध असली दूध है या असली घी है वो आय के साथ जो जो आय बढ़ेगी तो घटिया दूध है या डालडा घी है उसकी मांग कम करेंगे और आय घटने पर डालडा घी की मांग ज़्यादा होगी। आंतरिक वस्तुओं से आपका क्या अभिप्राय है? आंतरिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं। व्हाट इज़ द मीन्ट बाय द इंटरनल इकोनॉमिक्स? आंतरिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक फर्म अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप बिना किसी दूसरी फर्म के सहायता से प्राप्त करती हैं, यानी एक ही फर्म की अपने कारण होती है। ये वस्तुएं एक फर्म की अपने उत्पादन में वृद्धि करने से प्राप्त होती है और बिना उत्पादन बढ़ाए प्राप्त नहीं हो सकती, जैसे तकनीकी वस्तुएं, प्रबंधीय वस्तुएं, क्रय विक्रय संबंधी वस्तुएं आदि। वस्तुओं की समरूपता से आप क्या समझते? व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजेनियस प्रोडक्ट्स? वस्तुओं की समरूपता से अभिप्राय बाजार में जो वस्तुएं बेची जाती हैं वे रंग, रूप, आकार तथा गुण में समान होती हैं और एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से पूर्ण स्थापन होती है, यानी एक दूसरे वस्तु मिलती जुलती होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिति पाई जाती है। अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए। डिफाइन द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के कुछ एक उत्पादक होते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ दो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, एक नहीं है, कुछ एक होते हैं। वाटसन के अनुसार अल्पाधिकार अल्प में बाजार की व्यवस्था जिसमें समरूप और विविधीकरण वस्तुएं बेचने वाली थोड़ी सी फर्में होती हैं। अगला प्रश्न आपका, व्हाट अंतिम वस्तुएं क्या होती है? व्हाट इज द फाइनल गुड्स? वे वस्तुएं जो भोग या निवेश के लिए रखी जाती हैं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। ये न तो लेखा वर्ष में उत्पादन के प्रयोग में
ये न तो लेखा वर्ष के उत्पादन के प्रयोग में होती है और न इनकी पुनः बिक्री होती है, बल्कि इनका प्रयोग या तो आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किया जाता है साइकिल और डब्ल्यूटी अंतिम वस्तुएं हैं। लचीला विनिमय दर प्रणाली की परिभाषा डिफाइन द फ्लेक्सिबल रेट ऑफ द एक्सचेंज। नए विनिमय दर व्यवस्था से विपरीत व्यवस्था से जिनमें विनिमय दर की निर्धारण विदेशी मुद्रा का बाजार की आपूर्ति द्वारा होता है, इस व्यवस्था को सरकार से नहीं होता। कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमने वार्षिक प्रश्न पत्र 2000 सेट बी में प्रश्न नंबर 10 में किया था, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। निजी आय व राष्ट्रीय आय में क्या डिफरेंस है? निजी आय केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल होती है, राष्ट्रीय आय में निजी क्षेत्र सरकारी दोनों की आय शामिल होती है। निजी आय में अर्जित आय और अनर्जित आय जैसे प्रकार के हस्तांतरण शामिल होते हैं, राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित आय शामिल होती है, इसमें किसी प्रकार की हस्तांतरण शामिल नहीं होती। निजी आय निवल घरेलू उत्पादन से निजी आय प्लस सभी प्रकार के चालू हस्तांतरण और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय भी इसमें शामिल। राष्ट्रीय आय में निवल घरेलू आय प्लस विदेशों से अर्जित निवल कारक आय, इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में ऋणों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता। निजी आय में यह अपेक्षाकृत संकुचित धारणा है और राष्ट्रीय आय नेशनल लेवल की विस्तृत धारणा है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन में 4 प्रयोग होता है। राष्ट्रीय लेखांकन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके नंबर 1 आर्थिक सूचकांक, देश की आर्थिक उन्नति के रूप में राष्ट्रीय आय मानी जाती है, जो राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा की जाती है। देश की समृद्धि इसी से हमें पता चलता है। अगला है नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल ऑफ द पॉलिसी फाउंडेशन। सरकार किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति बनाते समय देश की राष्ट्रीय आय के लेखांकन के आंकड़ों को सामने रखती है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन किसी भी व्यवस्था की मुद्रा, वित्त, व्यापार आदि संबंधी सूचनाएं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है कि आर्थिक नीति निर्धारण में इन सूचनाओं को अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा सके। अगला पॉइंट आपका अर्थव्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी। राष्ट्रीय आय लेखांकन के आंकड़े अर्थव्यवस्था में हुए रचनात्मक परिवर्तन जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र पर वास्तविक संबंधों, राष्ट्रीय आय के इनके योगदान का ज्ञान होता है। इनमें किसी देश की आय के वितरण और लोगों के रहन सहन के बारे में पूरी सूचना मिलती है। चौथा पॉइंट आपका अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों की आधार, बेस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यह एक देश की आर्थिक उपलब्धियों की समीक्षा करने का आधार है और यह हमें एक देश के प्राकृतिक, मानवीय, पूंजीगत साधनों के उपयोग से प्राप्त उपलब्धियों को बताता है। समग्र मांग से क्या अभिप्राय, इसके घटक कौन कौन से हैं? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मांग से, चूंकि इसे समाज में कुल आय द्वारा मापा जाता है, इसलिए समग्र आय का अर्थ मुद्रा की वह राशि है जिसे समस्त क्रेता, जिसमें गृहस्थ, फर्में, सरकार सभी शामिल हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की क्रय पर दी हुई अवधि में खर्च करने को तैयार होते हैं। इस प्रकार समग्र आय अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय का पर्यायवाची, अर्थात समग्र आय और समग्र व्यय दोनों बराबर हैं। इसमें भोग व्यय, निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। यहाँ मांग को प्रभावी मांग के अर्थों में लिया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की खरीदी के इस्तेमाल से पहले से ही अधिक खर्चे करने का इरादा करता है तो यह समग्र मांग में वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत यदि समाज उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर पहले से कम खर्चने का निर्णय लेता है तो यह समग्र मांग में गिरावट को प्रकट करता है। संक्षेप में, समग्र मांग से अभिप्राय वह राशि है जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन समस्त क्रेता, जिसमें सभी शामिल होते हैं, गृहस्थ, फर्म, सरकार, खर्च करने को तैयार हैं। समग्र मांग के घटक, समग्र मांग के घटक हैं सी जमा आई जमा एक्स माइनस वाई। यहाँ इसमें हम देखेंगे समग्र मांग में सी है वो क्या आपका निजी उपभोग व्यय, और आपका दूसरा है सरकार द्वारा खर्च सेवाओं की मांग जी, और शुद्ध निर्यात, आयात माइनस निर्यात माइनस आयात को इसमें शामिल किया जाता है। पूर्णकाय मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा से भिन्न है? पूर्णकाय मुद्रा जिसका मौद्रिक मान वस्तुओं का मान समान होता है, अर्थात जिसका गैर मौद्रिक प्रयोग हेतु के रूप में भी मान उतना ही होता है जितना कि मुद्रा के रूप में इसका मौद्रिक मान। दूसरे शब्दों में इसमें प्रयुक्त धातु और वास्तविक मूल्य इस पर अंकित मूल्य के बराबर होता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में सोना चांदी मवेशियों के रूप में वस्तु मुद्रा का गैर मौद्रिक प्रयोग हेतु उतना ही मान होता था जितना कि मौद्रिक प्रयोग हेतु मान। आधुनिक युग में मूर्तिमान मुद्रा का प्रयोग होता है, जबकि स्वर्णमान के अंतर्गत सोने के सिक्के बनते थे, जिससे
जिससे गैर मौद्रिक प्रयोग मान सिक्के में प्रयोग की गई धातु का वास्तविक मूल्य मौद्रिक मूल्य के समान होता था, अर्थात जितनी इसमें धातु लगी है उतना ही कीमत होती थी, कि धातु की कीमत के बराबर मूल्य होता था। उदाहरण के लिए यदि 5 रुपये के सिक्के के प्रयोग की गई धातु का मूल्य 5 रुपये है तो प्रमाणिक शिक्षा कहलाएगा और पूर्तिमान मुद्रा मानी जाएगी, जबकि साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य उसके निर्माण में लगी वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। इसके लिए सरकार खुले रूप में मुद्रा परिवर्तन रोककर मुद्रा का मात्रा को सीमित रखती है। साख मुद्रा भी ऐच्छिक मुद्रा का रूप है क्योंकि इसे स्वीकार करने के लिए कानून बाध्यता नहीं है। अगला आपका साख के गुणात्मक उपायों का वर्णन करें। साख को कंट्रोल करने के लिए स्टेट ऑफ द क्वालिटेटिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण गुणात्मक उपाय से वे उपाय हैं जो किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाने वाली तथा विशेष बैंकों द्वारा दिए जाने वाले साख को नियंत्रित करते हैं। इसमें चयनात्मक साख नियंत्रण सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग साख की कुल मात्रा पर नहीं पड़ता। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली साख को नियंत्रित करना है। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण और जमानत पर दी जाने वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 रुपये के माल बैंक के पास जमानत के रूप में रखा तो बैंक उसे 80 रुपये का ऋण देता है। इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता 20% होगी। यदि अर्थव्यवस्था किसी विशेष व्यवसायिक क्रिया के लिए साख प्रवाह को सीमित करना है तो उस क्रिया के लिए सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात उसके लिए उसकी जो जमानत के रूप में रखी जा रही है राशि उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके प्रति साख का विस्तार किया जाना है तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल करने के लिए दूसरी है साख रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट। साख राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा कोटा निर्धारण करना है। साख की राशनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रियाओं के लिए दी जाने वाले ऋणों के ऊपर रोक लगानी होती है। केंद्रीय बैंक विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख का कोटा निर्धारित कर देता है। ऋण देते समय व्यावसायिक बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन लेकर के केंद्रीय बैंक उन बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी पड़ती है जो साख नीति का पालन नहीं करते। प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत ऐसे व्यावसायिक बैंकों की देश के बैंक प्रणाली के सदस्यों के रूप में मान्यता को रद्द भी कर दिया जाता है। नैतिक दबाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक के सदस्य बैंकों को समझा बुझाकर या प्रार्थना करके या नैतिक दबाव डाल करके उन्हें साख नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है और उसके अनुसार ही उनको सहमत भी कर लेता है। केंद्रीय बैंक का लगभग से व्यवसायिक बैंकों पर नैतिक प्रभाव होता है, अतः सामान्यतः बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा साख के विस्तार या संकुचन की सलाह मान लेते हैं। अगला प्रश्न आपको 15 है। अधिमान के समाधान के लिए राजकोष नीति का वर्णन करें। अधिमान को ठीक करने के लिए राजनीति घाटों में कमी, फिस्कल पॉलिसी फॉर द करेक्टिंग ऑफ द एक्सेस डिमांड या बेनिफिट बजट। अधिमांग हो जाती है, यदि मांग अधिक होती है तो उसको कैसे रोकेंगे, उसके कुछ उपाय हैं। तो ये कहता है कि राजकोष नीति के 2 पक्ष व्यय नीति और आय नीति होती हैं। वर्ष के बजट में जब व्यय आय से अधिक दिखाया जाता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं, और जब आय व्यय से अधिक दिखाई देते तो इसे बचत का बजट कहते हैं। तो हम इसको कंट्रोल ठीक करने के लिए, अधिमांग को ठीक करने के लिए कैसे करेंगे। नंबर 1, एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है व्यय नीति। अधिमांग की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक खर्चे कम करके बजट के घाटों में कमी लानी चाहिए, जैसे सड़कों, इमारतों, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, निर्माण कार्यों पर यदि सरकार खर्च कम कर देती है तो इससे लोगों की आय कम होगी, फलस्वरूप उनकी वस्तुओं के लिए मांग गिरेगी और जो अधिक मांग की स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। आय नीति, इनकम पॉलिसी। राजकोष नीति का दूसरा पक्ष आय नीति है। चूँकि सरकार की आय का प्रमुख भाग करों से आता है, इसलिए आय नीति को सरकार कर नीति भी कहते हैं। मुद्रास्फीति के दौरान सरकार न तो केवल और नए कर लगाने चाहिए बल्कि करों की दर भी बढ़ा देनी चाहिए। विशेष रूप से अमीर लोगों पर कर अधिक लगाना चाहिए, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम होगी और उनके प्रभावी मांग फिर गिर जाएगी। इस तरह से कर बढ़ाकर भी घाटे के बजट में कमी लाई जा सकती है। नंबर 3, सरकार द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक ऋण को बढ़ा देना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति को रोका जा सके। घाटे की वित्त व्यवस्था, नोट छापने में कमी करनी चाहिए, फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति कम होगी, जिससे बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। ये प्रश्न आपको बढ़ती कीमतों को कैसे रोका जाए ये भी हो सकता है। बात एक ही है, अधिक मांग तभी करेंगे लोगों के हाथ से यदि मुद्रा ज़्यादा होगी तो। अगला प्रश्न आपका है, शिथिल विनिमय प्रणाली दर क्या होती है, इस पक्ष में उदाहरण दें।
इस प्रणाली से देश की अपनी मुद्रा को विनिमय दर सोने के रूप में या किसी दूसरी करेंसी के रूप में घोषित करती है। चूंकि इस दर को लगभग इस तरह कहा जाता है, इसलिए इसे सतत दर विनिमय दर कहते हैं। इस दर में मामूली ही अंतर सामान्य होता है। यह प्रणाली 1880 से 1914 तक लागू विनिमय स्वर्णमान प्रणाली गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश में अपनी मुद्रा का मूल्य सोने में निश्चित भार के रूप में घोषित करता था। इन घोषित मूल्यों के आधार पर विभिन्न मुद्राओं करेंसियों का आपस में विनिमय दर में तय हो जाता था। इससे विनिमय की टकसाल मान समता दर भी कहा जाता था। उदाहरण के लिए यदि ₹1 के बदले में नेवल सोने के 20 ग्राम मिलते हैं तो अमेरिकी डॉलर के बदले 100 ग्राम मिलते हैं, तो एक डॉलर बराबर 100/20 यानी ₹5 का है। ऐसी स्थिति में $1 ₹5 की विनिमय दर निश्चित हो जाएगी। इस प्रकार पक्ष में निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। इसके गुण से विनिमय दर स्थायित्व आता है, जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्भर विश्व अर्थव्यवस्था में देशों की समष्टि अवस्था की आर्थिक नीति को सामने लाने में भी सहायता करती है। बड़े प्रश्न दीर्घ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन्हें मांग की लॉस किसे कहते हैं, मापने कुल व विधि। ये बार प्रश्न आ लिया आपका। हमने पहले 2020 सेट ए में इस प्रश्न को 17 नंबर पे किया था। प्रश्न नंबर 17 था, वहाँ देखें इसको या अपनी बुक से तैयार करें। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र डालने से क्यों झुकाव होता है, ये प्रश्न भी हमारा 220 सेट ए में आ चुका है। प्रश्न नंबर 17 एक अथवा में था, एक अथवा से पहले था। दूसरा है रेखा चित्र में सहायता पूर्ति वक्र को और पूर्ति वक्र मंत्र थी, ये भी हमने कर लिया है। और इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता अल्पकाल में सीमांत विधि का प्रमुख संतुलन ये भी हो चुका है। ये जो बड़े प्रश्न है वही प्रश्न फिर घूम कर आ रहे हैं। कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, यही फिर आपको वापस मिलेंगे। एकाधिकार बाजार की मुख्य विशेषता गुण फिर ये हमारा 2020 सेट सी में आ लिया है। जो 2020 के सेट हैं ए बी सी डी, उनको अच्छी तरह से कर लें। उनमें सभी प्रश्न आए हुए हैं। चारों सेटों के प्रश्न आप यदि अच्छे से कर लेते हैं तो सभी प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषता गुण का ये 2019 सेट सी में आ चुका है। तो जो अभी तक हमें VCD कर चुके हैं उन प्रश्नों में लगभग वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप सभी बच्चे पिछले प्रश्न पत्रों को 2020 और 2019 के जितने भी सेट मैंने करवाए हैं उन सेटों की वीडियो को अच्छे से दोबारा से देख लें। धन्यवाद।